डिस्को म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल पर पहली दफा किसी ने रिकॉग्नाइज किया था तो वो थे आलोकेश लाहिड़ी उर्फ बप्पी लाहिड़ी। 50 साल लंबे अपनी फिल्मी करियर में बप्पी लाहिड़ी ने 1600 से भी ज्यादा फिल्मों में 9000 से भी ज्यादा गाने कंपोज किए। इनमें हिंदी और बंगाली के अलावा और भी कई भारतीय भाषाओं के गाने शुमार होते हैं। 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी अपरेश लाहिड़ी की पत्नी बांसुरी लाहिड़ी ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आलोकेश, क्योंकि अपरेश लाहिड़ी और बांसुरी लाहिड़ी दोनों ही क्लासिक सिंगर थे और मशहूर सिंगर थे, तो आंखें खोलते ही एक संगीतमय माहौल ने आलोकेश का स्वागत किया। माता पिता प्यार से अपने बेटे को बप्पी कहते थे, क्योंकि बप्पी के माता पिता दोनों ही संगीत जगत का बड़ा नाम थे और उस जमाने में कलकत्ता में म्यूजिक इंडस्ट्री ने इनके माता पिता की बड़ी हैसियत थी, तो स्टार से मिलने का मौका उन्हें अक्सर कम उम्र में ही हासिल होने लगा। महानतम स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के परिवार से इनके माता पिता के बड़े ही मधुर संबंध थे। बप्पी जब संगीत इंडस्ट्री में आए तो वो खुद भी लता मंगेशकर को अपनी सरस्वती माँ कहते थे। बप्पी दा जब 4 साल के हुए तो पहली दफा इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया। हालांकि तबला बजाने की इनकी ट्रेनिंग इसके 1 साल के पहले ही शुरू हो चुकी थी। गुरु पंडित समता प्रसाद जी से इन्होंने तबला वादन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 13 साल की थी जब इन्होंने एक ऐसी धुन बनाई जो इनके पिता को बहुत पसंद आई। इस धुन पर इनके पिता ने एक गाना रिकॉर्ड किया। इस तरह छोटी सी उम्र में ही ये तय हो गया था कि आगे चलकर ये संगीत की दुनिया का बड़ा नाम बनेंगे, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। संगीत में बप्पी दा इतने ज्यादा व्यस्त थे कि ये स्कूली पढ़ाई ज्यादा न कर सके। महज 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। साल 1969 में जब बप्पी दा की उम्र महज 17 साल की थी, तब बंगाली फिल्म दादू से इनके करियर का आगाज हो गया। पहली दफा इसी फिल्म में इन्होंने संगीत दिया और फिर इसी के बाद इन्होंने मुंबई जाने की तैयारी शुरू कर दी। बप्पी दा के पिता ने मुंबई जाकर कुछ फिल्मों में संगीत जरूर दिया था, लेकिन उन्हें मुंबई रास नहीं आई थी, इसीलिए वो मुंबई छोड़कर कोलकाता आ गए थे। जबकि बप्पी दा को बॉम्बे यानी कि मुंबई हमेशा से ही अपनी तरफ आकर्षित करती रही। पहली फिल्म के बाद इन्होंने अपने माता पिता से साफ कह दिया था कि वो आगे चलकर कलकत्ता में नहीं बल्कि बॉम्बे में रहकर संगीत बनाएंगे। क्योंकि बप्पी दा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, तो इन्होंने इनकी बात मान ली। साल 1970 में बप्पी दा कोलकाता से बॉम्बे आ गए। ये वो दौर था जब बॉम्बे में एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और शंकर जयकिशन जैसे पुराने दिग्गज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर.डी. बर्मन जैसे नए खिलाड़ी पहले से ही म्यूजिक इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। इतने बड़े लोगों के बीच खुद को स्थापित करना कोई यही वजह है कि बॉम्बे आने के बाद कुछ दिनों के लिए बप्पी दा को कड़े हालातों का सामना करना पड़ा, मगर फिर साल 1971 में इन्होंने काजोल के पिता सोमू मुखर्जी की फिल्म नन्हा शिकारी में इनका पहला ब्रेक इन्हें मिला। क्योंकि मुखर्जी फैमिली से इनके पिता की अच्छी जान पहचान थी, तो सोमू मुखर्जी इनके हुनर को पहचानते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी फिल्म में इन्हें ब्रेक दिया था। ये फिल्म साल 1973 को रिलीज हुई थी। किस्मत ने साथ दिया और बी.आर. इशारा ने भी इन्हें अपनी फिल्म चरित्र का म्यूजिक बनाने की जिम्मेदारी दी। चरित्र प्रवीण बॉबी की पहली फिल्म थी। चरित्र के बाद इन्होंने बाजार बंद करो नाम की एक फिल्म का म्यूजिक बनाया था। ये सभी वो फिल्में रही जो बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, लेकिन इन फिल्मों का संगीत लोगों को जरूर पसंद आया, यानी बप्पी दा के काम को पसंद किया जा रहा था। बप्पी दा के संगीत करियर की एक बेहद सदी हुई शुरुआत हो चुकी है। अभी तक बप्पी दा वो सिक्सर नहीं लगा पाए थे जो इन्हें एकदम से म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में शुमार करा दे। वो सिक्सर मारने का मौका इन्हें मिला नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन की एक फिल्म से। बप्पी दा का बनाया एक गीत ताहिर हुसैन ने कहीं सुन लिया। इन्हें इस गीत की कंपोजिशन बड़ी पसंद आई। उस जमाने में ताहिर हुसैन की लगभग हर फिल्म का म्यूजिक पंचम दा ही तैयार करते थे, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक ताहिर हुसैन इस नए लड़के से कंपोज कराने का विचार करने लगे। उस फिल्म के सॉन्ग्स के म्यूजिक के लिए ताहिर हुसैन पहले ही पंचम दा को साइन कर चुके थे। जब उनके भाई नासिर हुसैन ने भी ताहिर के इस विचार से अपनी सहमति जताई, तो एक दिन ताहिर हुसैन बप्पी दा को ढूंढते ढूंढते उनके घर जा पहुंचे और दरवाजे पर पहुंचकर बप्पी दा की मां से बोले कि मुझे बप्पी दा से मिलना है। और इसके बाद बप्पी दा से मिलकर ताहिर हुसैन ने उन्हें मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने का ऑफर दिया।
लेकिन क्योंकि बप्पी दा के पिता का बर्मन परिवार से बड़ा गहरा नाता था, तो उन्हें लगा कि अगर बप्पी दा मदहोश फिल्म से जुड़ेंगे तो बर्मन परिवार को गलतफहमियां हो सकती है। इसीलिए पहले उन्होंने आर.डी. बर्मन से इस बारे में बात की और फिर बप्पी दा ने ताहिर हुसैन की फिल्म मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया। बप्पी दा का काम ताहिर हुसैन को इतना पसंद आया कि अपनी अगली फिल्म जख्मी के म्यूजिक के लिए उन्होंने बप्पी दा को ही साइन कर लिया और सही मायनों में ताहिर हुसैन की इसी फिल्म से बप्पी दा ने सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ना शुरू किया। जख्मी के सभी गीत सुपरहिट साबित हुए और आखिरकार बप्पी दा ने वो सिक्सर लगा ही दिया जिसके लिए वो सही बॉल का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद तो बप्पी दा ने बैक टू बैक कई सिक्सर्स लगाए। चलते चलते और आपकी खातिर फिल्मों में इनका म्यूजिक फिर से बड़ा हिट साबित हुआ। बप्पी दा की गाड़ी चल निकली। फिल्म शराबी के गीत 4 यार में तो बप्पी दा ने अमिताभ बच्चन से ही गाना गवा दिया। बप्पी दा इंडियन म्यूजिक के इतने पारंगत थे कि फिर वो डिस्को की तरह कैसे मुड़े और डिस्को में उन्हें इतनी सफलता कैसे हासिल हुई, ये कहानी भी अपने आप में बड़ी अनोखी है। दरअसल एक दिन बप्पी दा के पास डायरेक्टर रविकांत नागेज आए और बोले, बप्पी दा मैं मिथुन नाम के एक लड़के के साथ एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें और कुछ ऐसा म्यूजिक दें कि वो एकदम नया लगे, ऐसा म्यूजिक जिस पर मिथुन डांस करे। इत्तेफाक से बप्पी दा कुछ दिन पहले अमेरिका के शिकागो शहर से लौटे थे और शिकागो में ही इन्होंने एक नाइट क्लब में पहली दफा डिस्को म्यूजिक सुना था। इनके दिमाग में डिस्को म्यूजिक को लेकर काफी कुछ चल रहा था। रवि नगेज मिथुन को लेकर जो फिल्म बना रहे थे उसका नाम था सुरक्षा। इस फिल्म में पहली दफा बप्पी दा ने डिस्को सॉन्ग प्रेजेंट किया। सॉन्ग के बोल थे, मौसम है गाने का। ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। मिथुन की लोकप्रियता में इस गीत की सफलता के बाद बहुत तेजी से इजाफा हुआ। बप्पी दा का ये नया स्टाइल का म्यूजिक अब हर किसी की पसंद बन गया था। इसके बाद तो बप्पी दा और मिथुन की जोड़ी ने कई फिल्मों में डिस्को से धमाल मचाया। बप्पी दा की धुन और मिथुन के डांस का कॉम्बिनेशन सक्सेस की गारंटी बन गए। 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर भला किस सिने प्रेमी ने नहीं देखी होगी। यूँ तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग सुपरहिट थे, लेकिन इस फिल्म का सॉन्ग जिम्मी जिम्मी आजा आजा भारत का पहला डिस्को सॉन्ग था जिसने इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोरी। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि माइकल जैक्सन जैसा महानतम पॉप सिंगर भी इस गीत को सुनने के बाद बप्पी दा का फैन हो गया। माइकल जैक्सन और बप्पी दा की मुलाकात का किस्सा भी काफी रोचक है। दरअसल सन 1996 में माइकल जैक्सन पहली दफा भारत आए थे। वो यहाँ स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के मेहमान थे और उनके घर आए थे। बाला साहेब ने ही उस दिन बप्पी दा को भी बतौर मेहमान इनवाइट किया था। माइकल जैक्सन की नजर जैसे ही बप्पी दा पर पड़ी तो वो उनके गले में मौजूद भगवान गणेश वाली सोने की चेन से बेहद प्रभावित हुए। माइकल जैक्सन को वो चेन बहुत खूबसूरत लगी। यूँ तो बप्पी दा के गले में और भी कई सारी चेन मौजूद थी, लेकिन भगवान गणेश की ये चेन के प्रति माइकल जैक्सन में गजब सा आकर्षण नजर आ रहा था। माइकल बप्पी दा के पास गए और बोले, कितनी खूबसूरत चेन है, तुम्हारा नाम क्या है? बप्पी दा ने जब अपना नाम बताया तो बाबा साहेब ठाकरे ने माइकल जैक्सन को बताया कि बप्पी लहरी भारत के एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है। ये सुनकर माइकल जैक्सन बहुत खुश हुए। बप्पी दा ने माइकल को बताया कि डिस्को डांसर का म्यूजिक उन्होंने ही कंपोज किया है। माइकल ने तुरंत जिम्मी जिम्मी गाने का जिक्र किया। एक इंटरव्यू में बप्पी दा ने बताया था कि माइकल जैक्सन उनकी भगवान गणेश वाली चेन से बेहद प्यार कर रहे थे और उसे निहार रहे थे। तो एक बार को उनका दिल किया कि क्यों ना ये चेन अभी मैं माइकल को गिफ्ट कर दूं। फिर बप्पी दा ने ये सोचकर खुद को रोक लिया कि माइकल जैक्सन दुनिया की हर महंगी चीज खरीद सकता है और उनकी चैन में मौजूद भगवान गणेश तो उनकी रक्षा करते हैं, तो वो भला इस चैन को माइकल जैक्सन को या किसी और को कैसे दे सकते हैं। इसके बाद बप्पी दा ने वो चैन माइकल को गिफ्ट करने का इरादा छोड़ दिया। बप्पी दा आजीवन माइकल जैक्सन के फैन रहे और उन्हें माइकल जैक्सन का म्यूजिक बहुत पसंद था। साल 2009 में जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो बप्पी दा बेहद दुखी हुए थे। उन्होंने माइकल जैक्सन को समर्पित करते हुए एक गाना बनाया था जिसका बप्पी दा के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने चित्रानी लाहिड़ी से शादी की थी। इनकी पर्सनल लाइफ एकदम शांत, शानदार और बिना किसी कंट्रोवर्सी वाली रही। चित्रानी और बप्पी दा के 2 बच्चे हैं, बेटा बप्पा लाहिरी जो कि इन्हीं की तरह एक म्यूजिक डायरेक्टर है और बेटी रीमा लाहिरी जो कि एक गायिका है। इनके नाती पोते भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। महान गायक किशोर कुमार रिश्ते में बप्पी दा के मामा लगते थे। आपने देखा होगा कि बप्पी दा सोना बहुत पहनते थे। दरअसल बप्पी दा का मानना था कि सोना उनके लिए शुभ है। वो अपने यार दोस्तों से मजाक में कहा भी करते थे कि अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो 30-40 लाख रुपए तो मेरे शरीर पर मौजूद सोने से ही मिल जाएगा। बप्पी दा का ये गोल्ड वाला लुक उन्हें एकदम अलग कर देता था।
बप्पी दा को अपने लुक से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने लुक को पेटेंट करा लिया था। मतलब उनका लुक लेकर कोई भी कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पर कॉपी नहीं कर सकता था। बप्पी दा ने ढेरों फिल्मों में म्यूजिक तो दिया ही था, लेकिन अपने मामा किशोर कुमार की फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में इन्होंने एक्टिंग भी की थी। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम भोपू था। मनोरंजन जगत के अलावा बप्पी दा ने राजनीति में भी अपने कदम जमाने की कोशिश की थी। बीजेपी के टिकट पर इन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा सीट से 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने एक्टिव राजनीति से खुद को दूर कर लिया। बप्पी दा पिछले 1 महीने से बीमार थे और उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। उनकी तबीयत में जरा सुधार हुआ तो घर वाले उन्हें घर ले आए, लेकिन सच ये था कि बप्पी दा की तबीयत सुधरी नहीं थी। 15 फरवरी 2022 वो मनहूस तारीख साबित हुई, जब बप्पी लाहिड़ी नाम का इंडियन डिस्को पटल का सबसे चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन अपने संगीत करिश्माई रोशनी से बप्पी दा हमेशा संगीत के दीवानों की दुनिया को रोशन करते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।